हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ रमण किरण पर आपका स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन बिंदु है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर को हमने सीरीज में करके 3 या 4 सीरीज में वीडियो जाएगा। बड़ा चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, इस कारण हमने इसको डिवाइड करने की कोशिश किया है। आज हमारा यह चैप्टर मौलिक अधिकार खंड 1 के नाम से जाना जाएगा। यह वीडियो आपके लिए बड़ी ही उपयोगी होगी। मौलिक अधिकार वह अधिकार है जिससे किसी राज्य की प्रासंगिकता का पता चलता है कि वह कितना जीवंत राज्य है। सबसे पहला है कि प्रस्तावना है। प्रस्तावना मौलिक अधिकार है क्या? किसी भी लोकतंत्र की सफलता या असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि देश की जनता को आमतौर पर कौन सी स्वतंत्रता उपलब्ध है। जब वहां स्वतंत्रता उपलब्ध होगी, इसी के आधार पर वहां का शासन सत्ता पता चलता है कि वह लोकतांत्रिक है। वह लोकतांत्रिक है तो वहां लोकतंत्र कितनी जड़ें जमाए हुए है, कितना सफल है, ग्रासरूट लेवल तक वहां लोकतंत्र की कितनी। जब हम लोकतंत्र की परिभाषा करते हैं तो लोकतंत्र दो प्रणाली है। एक है जीवन पद्धति, दूसरा है शासन प्रणाली। विश्व के अनेकों देश शासन प्रणाली के रूप में लोकतंत्र को शामिल कर चुके, लोकतंत्र की स्थापना कर चुके हैं। अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना कर दिए हैं। लोकतंत्र उनके यहाँ सफलतापूर्वक फल फूल रहा है। लेकिन इसी बात से वहां पता चलता है कि वहां नागरिकों को कौन कौन से अधिकार कितने मात्रा में उपलब्ध है। नागरिकों के अधिकार के आधार पर ही वह लोकतंत्र की सफलता या असफलता की बात पता चलता है। स्वतंत्रता के पहले, द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो हम अध्ययन बिंदु था, वह जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते थे तो वहां की केवल शासन प्रणाली की तुलनात्मक अध्ययन की जाती थी। लेकिन आज की तारीख में शासन प्रणाली की सिर्फ तुलनात्मक अध्ययन नहीं की जाती, बल्कि उनके शासन प्रणाली के कार्य करने वाले संस्थाओं के कार्यों की तुलनात्मक अध्ययन की जाती है। तो उसकी जब तुलनात्मक अध्ययन की जाती है तो इस बात का उसमें जोर दिया जाता है कि कौन से देश अपने नागरिकों को, जो देश अपने नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा नागरिक अधिकार तथा मानवीय अधिकार प्रदान करते हैं तथा मानवीय गरिमा की रक्षा करते हैं, वह सबसे ज्यादा सफल और सशक्त लोकतंत्र माने जाते हैं। जब हमारे यहाँ शासन प्रणाली, हमारे यहाँ संविधान बना, तो हमने अपने संविधान में ही इस बात की चर्चा की कि हम अपने संविधान के मूल संविधान में ही मौलिक अधिकार को शामिल किया। मौलिक अधिकार मूल रूप से नागरिकों के व्यक्तित्व को अधिक से अधिक विकास करना तथा लोकतंत्र का उद्देश्य है। व्यक्तित्व के विकास का नागरिक स्वतंत्रता के साथ अनुन्यास संबंध है। नागरिकों की उन्नति केवल स्वतंत्र समाज में ही होती है। जन कल्याण की प्रगति भी इसी में निहित है। प्रत्येक लोकतंत्र राज्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने नागरिकों के विकास के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करता है। प्रायः सभी लोकतंत्र इसी प्रयोजन के लिए मौलिक अधिकारों की एक सूची अपने संविधान द्वारा प्रत्याभूत करके उन्हें कार्यपालिका तथा विधानमंडल को अतिक्रमण से सुरक्षित रखती है। जब यह क्या है कि जब हम अपने संविधान में अपने इस बात की चर्चा कर देते हैं कि यह नागरिक अधिकार नागरिकों को मिलेगा, तो राज्य के द्वारा इस बात की गारंटी दे दी जाती है कि आपका यह अधिकार सुनिश्चित है। क्योंकि हमने ना तो संसदीय संप्रभुता अपनाई थी और ना न्यायिक संप्रभुता अपनाई थी, हमने संवैधानिक संप्रभुता को अपनाया है।
संवैधानिक संप्रभुता अपनाने के कारण हमारे यहाँ सर्वोच्च संविधान है। सर्वोच्च जब संविधान है तो हमारे यहाँ सारे अधिकार, सारे कर्तव्य की इसी कारण चर्चा हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से की गई है, ताकि किसी तरह का कोई उसमें बाधा नहीं पहुंचे कि अपने नागरिकों को कौन से अधिकार देना है और कौन से अधिकार नहीं देना है। हमारा जो संविधान है वह बड़ी ही स्पष्ट ढंग से अधिकारों की व्याख्या करता है। समय समय पर अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के स्वतंत्रता के माध्यम से जो अधिकार लगता है कि यह मानव के होने के नाते अनिवार्य अधिकार है, जीवन के अधिकार के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय नागरिकों को प्रदान करने की कोशिश की है। इस कारण हमारे यहाँ का जो अधिकार है वह विस्तृत है, व्यापक है, संविधान द्वारा संरक्षण प्राप्त है। इस कारण हम आज अपने नागरिकों को सभी तरह के अधिकार प्रदान करते हैं, जो कि उनके व्यक्तित्व का, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो, भौतिक हो, नैतिक हो, सभी तरह के व्यक्तित्व के विकास में किसी प्रकार का अड़चन नहीं आने देते। संपूर्ण मानव की टोटलिटी में जो संपूर्णता में मानवीय विकास हो, वह प्रत्येक मानव अपनी गरिमा के साथ रह सके और अपना जीवन गुजर बसर कर सके। यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी सफलता का राज है। हमने लोकतंत्र को जीवन पद्धति के रूप में अपनाने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र जो हो जीवन पद्धति के रूप में हो। हमारा जो प्राचीन काल से ही हमारा जो एक लक्ष्य रहा है वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है वह हमारे संविधान में निहित हो। सिर्फ हम ही नहीं, संपूर्ण मानवता जाति की रक्षा हो सके। जो भी भारत में, चाहे वह भारत का नागरिक हो या कोई भी विदेशी भी हो, अगर वह भारत की धरती पर आता है तो उनको मानवीय गरिमा के साथ अपनी जिंदगी जीने का पूरा अधिकार हो। इसका हमारा जो संविधान है वह बड़ा ही, इसी कारण से हमारे संविधान को बड़ा व्यापक संविधान माना जाता है और बहुत ही अच्छा संविधान माना जाता है। हमारे संविधान में व्यक्ति के पूर्ण मानसिक, भौतिक तथा नैतिक विकास के लिए यह अधिकार बहुत आवश्यक है। इसके अभाव में उनके व्यक्तित्व का विकास रुक जाएगा। इसे लोकतांत्रिक राज्य नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। एक केस था जिस केस का नाम था गोपालन बनाम मद्रास राज्य के विवाद में उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे पतंजलि शास्त्री ने, उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकारों की मुख्य विशेषता यह है कि वे राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर है। यह राज्य द्वारा सिर्फ जो पारित विधि है वह नहीं है, यह राज्य द्वारा पारित विधियों से ऊपर है। हमने संविधान द्वारा इसको संरक्षण प्रदान किया है, हमने गारंटी प्रदान की है। हमने अपने नागरिकों को यह आश्वासन दिया था जब संविधान निर्माताओं ने कि आपका यह जो संविधान है वह अक्षुण्ण रहेगा, यह आपका अधिकार अक्षुण्ण रहेगा और आप अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा जो मौलिक अधिकार है वह साधारण तथा अनुलंघनीय है। आप इसका उल्लंघन नहीं कर सकते, कोई इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। राज्य अगर चाहे तो किसी भी परिस्थिति में इसको हड़प नहीं सकता। जब राज्य में आपातकाल भी लगाई जाती है तो अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार का वह दुरुपयोग अपहरण नहीं कर सकता। उस समय भी वह अधिकार बना रहता है। मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। न्याय योग्य का मतलब है कि हमने मौलिक अधिकार में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह मौलिक अधिकार का संरक्षक होगा। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय रिट जारी कर यह सारे अधिकारों को लागू कराने की कोशिश करता है। वह इस मौलिक अधिकार का लागू कराने की सबसे बड़ा गारंटी है। कोई भी कार्यपालिका या न्यायपालिका
कोई भी कार्यपालिका या विधायिका संविधान प्रदत्त इस मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकता। भारतीय दूसरा पॉइंट है, भारतीय संविधान के अधिकार पत्र की क्या विशेषता है। तो सबसे पहली विशेषता है विस्तृत अधिकार पत्र है। हमारे यहाँ संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक विस्तृत इस बात की चर्चा की गई है कि कौन कौन से अधिकार किस प्रकार से प्रदान किए जाएंगे और उस पर क्या पाबंदी होगी, क्या उस पर युक्त निर्बंधन होगा। हमारे यहाँ का जो मौलिक अधिकार है वह असीमित नहीं है, वह उसके एक सीमा में दिया गया है कि ताकि जब अधिकार असीमित हो जाते हैं तो वह सभी लोगों को उस प्रकार का अधिकार नहीं प्रदान किए जा सकते, वहां अराजकता की स्थिति आ जा सकती है। एक उदाहरण के तौर पर इसे समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति लाठी भांजते हुए जा रहा था, तो जब लाठी वह घुमा रहा था, किसी व्यक्ति के नाक पर चोट लग गई, तो उसने कहा यह तो हमारी स्वतंत्रता है कि हम अपनी लाठी को घुमा सकते हैं, लेकिन जब उसकी नाक पर चोट लग गई तो कहे कि ये किस प्रकार की स्वतंत्रता है। उस समय जो संविधान निर्माताओं ने कहा कि आपको लाठी घुमाने की स्वतंत्रता है, लेकिन जैसे ही उसकी नाक आ जाती है आपकी स्वतंत्रता वहां सीमित हो जाती है। तो जैसे ही स्वतंत्रता असीमित हो जाती है तो किसी को विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है और किसी के अधिकार का हरण हो जाता है, उसके अधिकार समाप्त हो जाते हैं। इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने अधिकार देने के संदर्भ में अधिकार को सीमित रूप से दिया है कि ताकि सभी लोग उस अधिकार का अच्छे ढंग से प्रयोग कर सके। इस कारण हमारा जो मौलिक अधिकार है सीमित है, परंतु निरंकुश नहीं है। प्राकृतिक या अगणित अधिकारों के लिए हमारे इसमें कोई स्थान नहीं है। हम प्राकृतिक या अगणित अधिकार नहीं प्रदान करते। हमारे यहाँ जो भी अधिकार है वह बहुत सोच समझ के, बहुत सूझबूझ के साथ हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रदान किया है। मौलिक अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था है। जैसा हमारे यहाँ मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि वह मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा। इसके लिए विभिन्न प्रकार के रिट भी जारी करने की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को प्रदान किया गया है कि वह मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को माना गया है। हम मौलिक अधिकारों से संबंधित सिद्धांत, क्या सिद्धांत है हमारे मौलिक अधिकार के संबंध में। सबसे पहला है पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यह बिल्कुल पृथक्करण यहाँ है। जब हमारा कोई संविधान लागू हुआ तो उसमें अनुच्छेद 13(2) में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी संविधान जो पहले से था या अब वर्तमान में है, वह यदि मौलिक अधिकार को छीनती हो, न्यून करती हो या कम करती हो, तो उसके किसी भाग को या संपूर्ण भाग को अवैध घोषित कर दिए जाएंगे जो भाग मूल अधिकार को छीनते हो या कम करते हो। अर्थात जब कोई विधि का कोई भाग ही मूल अधिकार को अतिक्रमण करता हो तो वह संपूर्ण विधि नहीं, बल्कि उस विधि के खंड को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय शून्य घोषित कर देगा। यहाँ पृथक्करणीयता का सिद्धांत लागू किया गया है। दूसरा है आच्छादन का सिद्धांत। ओवरलैपिंग है। जो वर्तमान विधि है, वह वर्तमान विधि जो उस समय तक विधि लागू है, वह पहले प्राचीन काल से ही समाप्त नहीं हो जाएगी। जब से संविधान लागू हुआ है उसके बाद यदि कोई उसका खंड, पहले से लागू विधि का खंड
अगर उस मौलिक अधिकार को छीनता हो या कम करता हो तो इसे शून्य माना जाएगा, वो निष्क्रिय हो जाएगी। तो दूसरा हमारा आच्छादन का सिद्धांत, यहाँ वह विधि वह हमारा मौलिक अधिकार उस पर ओवरलैप हो जाएगा और वह विधि वहां निष्क्रिय हो जाएगी, वह काम नहीं करेगी। तीसरा है अधित्याग का सिद्धांत। यहाँ अधित्याग का सिद्धांत भी है कि हम किसी भी कानून को उस प्रकार से लागू नहीं कर सकते जो मौलिक अधिकार को छीनता हो या समाप्त करता हो। भूतलक्षी नहीं, भूत कोई भी जो हमारा संविधान है, हमारा जब मौलिक अधिकार लागू हुआ तो इसको जो पहले से चली आ रही विधि है उसको शून्य घोषित नहीं करेगा, बल्कि जिस दिन से यह लागू हुआ उस दिन से ही इसको लागू किया जाएगा। यह भूतलक्ष्य, यह जो अधिकार है यह भूतलक्षी नहीं है, यह पहले से 26 जनवरी 1950 से पहले के विधि द्वारा बनाए गए कानून है उस पर लागू नहीं होंगे। यह 26 जनवरी 1950 के बाद ही उस विधि को निष्क्रिय या न्यून करेगी। दोहरा जोखिम का सिद्धांत, हमारे यहाँ दोहरा जोखिम के सिद्धांत, दोहरे जोखिम से भी एक ही व्यक्ति के लिए एक ही अपराध के लिए विभिन्न प्रकार के दंड से बचाया गया है। अनुच्छेद 20 के अनुसार इसे दोहरे जोखिम के सिद्धांत से बचाया गया है। एक ही अपराध के लिए व्यक्ति को 2 सजा नहीं दी जा सकती, उसे यह प्रावधान व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा देने का सिद्धांत पर कार्य करता है। हमारा संविधान जो अमेरिकी संविधान है, अमेरिकी संविधान वहां राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं। मूल रूप से मौलिक अधिकार जो है वह राज्य के विरुद्ध प्रदान किए जाते हैं कि राज्य कौन कौन से अधिकार प्रदान करता है। लेकिन हमारे यहाँ जो का संविधान है वह व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध प्रदान किया गया है। कुछ अनुच्छेद जो व्यक्ति के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं तथा कुछ अनुच्छेद व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। हमारे यहाँ 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जो व्यक्ति तथा राज्य दोनों के विरुद्ध प्रदान किए गए हैं। पहला अनुच्छेद 15 है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद का प्रतिषेध करेगा। राज्य धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर विभेद का प्रतिषेध करेगा। यदि कोई व्यक्ति भी अगर यहाँ विभेद करता है तो उसे भी दंडनीय माना जाएगा। यहाँ सिर्फ यह राज्य को ही प्रतिबंधित नहीं करता, बल्कि यहाँ व्यक्ति को भी प्रतिबंधित करता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप विभेद नहीं कर सकते। दूसरा है अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 17। उसके अनुसार भी आप राज्य या व्यक्ति अस्पृश्यता नहीं कर सकता, छुआछूत को बढ़ावा नहीं दे सकता। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध, यहाँ भी किसी प्रकार का नहीं किया जा सकता। कारखानों आदि में बालकों के कंपनियों का प्रतिषेध, कारखानों आदि में भी व्यक्ति या राज्य कोई भी बालकों का नियोजन नहीं कर सकता। यह जो 4 प्रोविजन है यह राज्य तथा व्यक्ति दोनों के विरुद्ध प्रदान किए गए।